नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए। आप किसी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, ये प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, वो है फ्रेंड्स, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है फ्रेंड, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई सकती है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल आदि। यानी कि फ्रेंड्स, जो नए यानी कि प्रचलित यानी कि जो अधिक प्रचलित प्रौद्योगिकी इसका मतलब फ्रेंड्स होता है टेक्नोलॉजी। यानी कि कोई भी मशीन या खाद का उपयोग करके बंजर पहाड़ी भूमि, मरुस्थल आदि ये जो है ये इसको कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, इसी को हम बंजर भूमि कहते हैं। तो इसका जो फ्रेंड्स होगा, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे में हो जाएगा फ्रेंड्स बंजर हो जाएगा, जो बंजर भूमि होगा। और पहाड़ी इलाका फ्रेंड्स, और पहाड़ी इलाका भूभाग, मरुस्थल यानी कि बालू होते हैं मरुस्थल आदि, ऐसे जो भूमि है इसको प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम कृषि योग्य नहीं बना सकते, इसी भूमि को हम बंजर भूमि कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड आगे है फ्रेंड्स, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित है, यानी कि जिस पर खेती नहीं किया गया हो, भूमि को उधार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स, कोई ऐसा खेत है या भूमि है जिस पर पिछले 5 वर्षों से या इस पर पिछले या 5 से अधिक भी वर्षों से इस पर जो खेती नहीं किया जाता हो, और इसको हम प्रौद्योगिकी यानी कि नए तकनीक या मशीन या खाद की मदद से कृषि योग्य बना सकते हैं और इस पर खेती कर सकते हैं, इसी को हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। यानी कि यही कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, वो है उर्वरक मृदा से क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है, वे मृदा जिसमें पादप पोषक की पूर्ति करने की क्षमता होती है, यानी कि जिसमें पादप पोषक तत्वों की पूर्ति करने की क्षमता होती है, उसे उर्वर मृदा कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसा भूमि जिसमें अगर हम खेती करें तो उसमें जो फसल उगाए उसको जो यहाँ पर क्या करने की क्षमता हो, यानी कि वो उसको पोषक तत्व दे, यानी कि उसमें खेती अच्छी हो, उसे उर्वर मृदा कहते हैं। मृदा प्राकृतिक रूप से उर्वर है, और ये जो मृदा है यानी कि इसमें प्राकृतिक रूप से उर्वर है, यानी कि ये कृषि योग्य है, जिसमें वर्षा हो गया और घास या खाद जो प्राकृतिक खाद हो, जैसे कि घास भी सड़ जाते हैं खेत में, तो ये भी प्राकृतिक खाद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से इसमें और वर्षा के पानी से इसमें उर्वर हो, यानी कि इसमें हाल हो यानी उर्वर हो, परंतु उसमें ने लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा उसमें खाद और उर्वरकों को मिलाकर कृत्रिम रूप से उर्वरक बनाया जाता है। यानी कि ये पहले से भी उर्वर हो, यानी इसमें हाल हो, और इसमें कृत्रिम रूप से यानी कि इसमें हम खाद देकर इसको और भी उर्वर बनाया जा सकता है, यानी कि जाता है, इसे ही हम उर्वर मृदा कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें जो 3 ऐसे प्रश्न हैं जो 2 नंबर के आएंगे, और 2 है नीचे वाले जो फ्रेंड्स वो है 5 नंबर के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रश्न है 3 नंबर का, वो है खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी है, या खरीफ फसल के नाम लिखे, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर है खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, खरीफ की मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि तोरी,
मूंग, उड़द, कपास, जूट, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि। तो ये फ्रेंड्स क्या है, ये सभी खरीफ फसल है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु को खरीफ की ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु में अधिक आर्द्रता यानी कि हाल होता है और उच्चा लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर उच्च होगा, उच्च तापमान चाहने वाली फसलें पैदा की जाती है। यानी कि अधिक धूप हो, अधिक तापमान हो, फिर भी ये फसलें पैदा हो जाती है। तो ये है खरीफ फसल, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रतिभूमि से क्या अभिप्राय है? प्रतिभूमि की अवधि को किस प्रकार घटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका उत्तर, एक ही खेत पर लंबे समय तक लगातार फसलें उत्पन्न से मृदा में पोषक तत्व समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि एक ही खेत में अगर एक ही फसल लगातार कई सालों तक बोया जाए तो उसका उस मृदा यानी भूमि का क्या होगा, पोषक तत्व यानी कि हाल समाप्त हो जाते हैं। मृदा की उपजाऊ शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए भूमि को एक मौसम या पूरे वर्ष बिना कृषि किए खाली छोड़ दिया जाता है। प्रतिभूमि क्या होता है फ्रेंड्स, यही यानी कि एक ही खेत में, एक ही मृदा पर, एक ही भूमि में अगर लगातार कई वर्षों तक एक ही फसल बोया जाए तो उसकी जो उर्वरता कम हो जाती है और उसके उपजाऊ शक्ति को पुनः यानी कि मृदा को पुनः हाल या उसको उर्वर को बढ़ाने के लिए उसको किया जाता है, उपजाऊ शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए भूमि को एक मौसम या पूरे वर्ष बिना कृषि किए खाली छोड़ दिया जाता है, यानी इस पर कृषि नहीं किया जाता है। इस भूमि को यहाँ पर तरती लिखा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर टाइपिंग पर कुछ गड़बड़ी हो जाता है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर होगा प्रतिभूमि कहते हैं, यानी कि जो होता है कि लगातार एक ही खेत में अगर हम एक ही फसल बोए तो वो उसमें जो उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और इसको एक या पूरे वर्ष खाली छोड़ दिया जाता है, तो इसे प्रतिभूमि कहते हैं। इस प्राकृतिक क्रिया द्वारा मृदा का उपजाऊ बढ़ जाता है, यानी कि छोड़ देने से मृदा का उपजाऊ बढ़ जाता है। जब भूमि को एक मौसम के लिए खाली छोड़ा जाता है तो उसे चालू प्रतिभूमि कहते हैं। एक वर्ष से अधिक समय वाली भूमि को प्राचीन प्रतिभूमि कहते हैं। इस भूमि में उर्वरक के अधिक उपयोग से प्रतिभूमि की अवधि को घटाया जा सकता है, यानी कि जो प्रतिभूमि है उसमें अधिक खाद देकर हम इसके जो उर्वरक अवधि है यानी कि फसल होने की उर्वरक अवधि को घटाया जा सकता है इसमें खाद का प्रयोग करके। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। फ्रेंड्स यहाँ पर है, भारत की मुख्य फसलों के नाम लिखे। आंसर है फ्रेंड्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है। फ्रेंड्स आपको आंसर में इसी प्रकार लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यहाँ पर जो 70% लोग हैं वो खेती करते हैं और 30% जो लोग होंगे फ्रेंड्स वो अन्य व्यवसाय करते हैं। इसलिए भारत को कृषकों का देश भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और प्रश्न आ सकता है कि भारत को कृषकों का देश क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 70% लोग खेती करते हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। आगे फ्रेंड्स, देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र के 42% भाग पर कृषि की जाती है। 42% भाग है उस पर ज़्यादातर खेती की जाती है, यानी कि 42% जो भूमि है उस पर खेती किया जाता है। देश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें उत्पन्न की जाती है, यानी कि जो देश में अलग अलग मानसून आते हैं इसलिए यहाँ पर जो अनेक प्रकार के फसल बोए जाते हैं और उसको उत्पन्न किया जाता है। इसमें से खाद्य पदार्थ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें जो खाने वाले जो पदार्थ है जैसे गेहूँ, चावल, धान वही फ्रेंड्स ये सब अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। कुल बोआई हुई भूमि का 80% भाग
खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जितना भी खेती किया जाता है भारत में उसमें से 80% होगा, यानी कि 100 में जो 80 जो खेत है उसमें लगभग खाने के लिए जो खाद्य पदार्थ है उसको ही बोया जाता है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, यही सब। भारत की फसलों के निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। भारत की जो फसल है उसको निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला तो है खाद्यान्न फसल। फ्रेंड्स, ये खाद्यान्न में जो आएगा वो खाने वाला चीज़ आएगा, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, यहाँ पर डाले है, यहाँ पर होगा दालें आदि या इत्यादि। फ्रेंड्स, ये जो होगा ये सभी खाने वाले फसल है। और पेय पदार्थ यानी कि फ्रेंड्स पीने वाले जो पदार्थ है, जो फसल है, जैसे चाय तथा कहवा, रेशेदार पदार्थ, जैसे रेशेदार हो गया वो होगा फ्रेंड्स कपास तथा पटसन। और आगे फ्रेंड्स तिलहन, जो तिलहन यानी कि दाल हो गया या तेल के लिए, नहीं फ्रेंड्स, तिलहन में सिर्फ तेल जिस फसल से उत्पादित होता है यानी उत्पन्न किया जाता है उसी को तिलहन कहते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है। तो इसका होगा फ्रेंड्स दाल। तो फ्रेंड्स आ जाएगा खाद्यान्न फसल में। देखिए यहाँ पर तिलहन जो फसल है वो है फ्रेंड्स मूंगफली, तिल, सरसों, यहाँ पर असली है फ्रेंड्स अलसी होगा, अलसी इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि तिलहन में आ गया मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी इत्यादि। तो फ्रेंड्स यही था टॉप 5 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ऋषिकेश स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ। ओके फ्रेंड्स।